दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मटेरियल पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं फिर से। क्या लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। इससे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही एक क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और विस्तार का वर्णन करें। इस क्वेश्चन का आंसर जो पहले करा दिया गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। खास हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इसके परिचय को। और उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करें वीडियो पर। ठीक है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, जानते हैं इसके परिचय को। ठीक है, क्या लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। क्या बोला जा रहा है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और विश्व में जितनी सभ्यताएं थी उसमें जो शहरी सभ्यता था, जो मतलब ज़्यादा विकसित सभ्यता था, उसमें से एक हड़प्पा सभ्यता भी था। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कि यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच फली फूली और मुख्य रूप से आधुनिक भारत और पाकिस्तान के सिंधु नदी क्षेत्र में विस्तृत थी। ये जो आप डेट देख रहे हैं 2500 से लेकर 1750 का, ये कहीं पर अलग अलग दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आप यही लेके 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ये ज़्यादा एक्यूरेट। ठीक है, मतलब कई सारे डेट हो सकते हैं, जैसे कि 3250 हो सकता है, 2750 हो सकता है। तो इस तरह से कई सारे डेट होते हैं जो अलग अलग किताब में लिखा हुआ या फिर आपको इंटरनेट पर अलग मिल जाएगा। तो डेट आप ये लिखें या फिर वो भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम 1921 में पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, ठीक है, में स्थित है, हड़प्पा नामक स्थल से मिला, जहाँ इसके प्रथम अवशेष मिले। बोला जा रहा है कि जो 1921 में सबसे पहला बार जब उत्खनन हुआ था, जो पंजाब प्रांत में हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था, वहाँ पर इससे जो स्थल मिला उसका नाम हड़प्पा पड़ा था। ठीक है, और 1921 में किसने सबसे पहले इसका उत्खनन किया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा ये उत्खनन हुआ था। आगे हम लोग समझते क्या लिखा है। आगे लिखा है कि बाद में मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा आदि स्थानों की खोज की गई। यह एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी जिसकी कई विशेषताएं इसे अन्य प्राचीन सभ्यताओं से अलग बनाती है। कई सारे सभ्यताएं थी जिससे क्योंकि यहाँ पर जो सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी, सब कुछ जो नगरीय व्यवस्था उसमें जो भी चीज़ें होती है, चाहे वो मकान का बनाया हुआ हो, चाहे वो रोड का हो या फिर नाली का, या फिर जो अफवाह होता है, जो पानी निकासी तंत्र होता है, उस तरह का जो भी व्यवस्था होता है शहरों में, उस तरह का पूरा व्यवस्था यहाँ पर इस सभ्यता में दिखाई पड़ता था। ठीक है, और सबसे पहले इसका खुदाई कहाँ हुआ था? तो पंजाब में, जो आज पाकिस्तान के क्षेत्र में है। ठीक है, और इसका सबसे पहला खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग समझते हैं। आगे सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि नगर योजना और वास्तुकला। हम लोग जान के आ रहे थे इसकी विशेषताओं को, हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो नगर योजना और वास्तुकला इसमें कैसा था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखा है कि सुव्यवस्थित नगर निर्माण। जो नगर का निर्माण था वो बहुत ही व्यवस्थित था, मतलब का सही विस्तार, नालियों का सही से विस्तार, पानी निकालने का सही विस्तार, जो स्विमिंग पूल आज हम लोग जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जो स्नानागार था या फिर जो अन्नागार था, मजदूरों के रहने के लिए जो मकान थे, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से था। उसी को आज हम लोग बहुत ही विस्तार में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि सुव्यवस्थित नगर निर्माण। लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उसकी उन्नत नगर योजना थी। हड़प्पा सभ्यता को दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो दो चीज़ों के लिए फेमस है। पहला तो अपने नगर योजना के लिए, जो नगर बनाए गए थे, जो उनके रोड थे या फिर जो भी उनका विस्तार था उसके बारे में, या फिर जो वहाँ पर जो पानी निकासी का व्यवस्था था उसके बारे में। तो दोनों चीज़ों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस था। क्या लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उसकी उन्नत नगर योजना थी। फिर आगे लिखा है कि नगरों का निर्माण एक योजनाबद्ध ग्रिड प्रणाली पर किया गया था। ग्रिड प्रणाली का मतलब है कि इस तरह से जो भी क्षेत्र था वहाँ पर जो रोड था इस तरह से था, उसके बाद ऐसे ऐसे रोड गया हुआ। ठीक है, मतलब इस तरह से रोड गया हुआ, एक मेन रोड हो गया ये, और उसके बाद ये सब गलियाँ हो गई, और इसके बीच बीच में सारे घर बने हुए रहते थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या बोला जा रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से ग्रिड प्रणाली पर किया गया था। तीसरा जो पॉइंट लिखा है कि सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे नगर चौकोर या आयताकार खंडों में विभाजित होते थे। क्या बोला जा रहा है कि जो सड़कें हैं वो सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब सीधा काटता था। ठीक है, इस तरह से, जिससे क्या है तो नगर चौकोर और आयताकार खंडों में विभाजित होते थे। दूसरा जो इसका व्यवस्था था दुर्ग और सार्वजनिक भवन। दुर्ग था और सार्वजनिक भवन भी थे। क्या लिखा है कि प्रत्येक नगर में एक दुर्ग और एक निचला नगर था। दुर्ग कौन? जहाँ पर बड़े लोग रहते थे, व्यापारी लोग रहते थे, या फिर जो पुरोहित लोग होते थे। ऐसा अंदाजा लगाया गया कि जो बड़े लोग होते होंगे वो दुर्ग में रहते थे, और जो निचला नगर था उनके
उन क्षेत्रों में कौन रहते थे? तो मजदूर, किसान या फिर जो छोटे व्यापारी थे, वैसे लोग कहाँ रहते थे? तो निचला नगर में रहते थे। आगे पॉइंट लिखा है कि दुर्ग में राजकीय या धार्मिक भवन, प्रशासनिक केंद्र और महत्वपूर्ण संरचनाएं स्थित होती थी। फिर लिखा है कि मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार एक सार्वजनिक स्नान स्थल था जो शायद धार्मिक या सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। बोला जा रहा है कि जो मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिला है, वो चाहे तो किसी धर्म के लिए जब लोग वहाँ पर नहाने के लिए जाते थे तो ये काम हो सकता है, या फिर वहाँ पर किसी उद्देश्य के लिए जाना जाता होगा। ठीक है, मतलब वहाँ पर जो भी स्नान करने के लिए जाते हैं, या फिर वो धार्मिक या फिर सांस्कृतिक कार्य के लिए जाते होंगे, या फिर कोई विशेष कार्यों के लिए जाते होंगे। अगला पॉइंट लिखा है कि हड़प्पा में अन्नागार मिला है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अन्न भंडारण की समुचित व्यवस्था थी। हड़प्पा में क्या मिला है? अन्नागार। और मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? स्नानागार। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। तो जो अन्नागार मिला, इससे क्या पता चलता है कि यह स्पष्ट होता है कि अन्न भंडारण भी समुचित व्यवस्था में थी। मतलब जो अन्न का भंडार है वो भी बहुत बड़े विशाल अन्न का जो भंडारण था, मतलब जो जमा करके रखा गया था, वो बहुत ही विशाल था। ठीक है, इस तरह से बताया जा रहा है। तीसरा जो पॉइंट है वो है मकान निर्माण। तो मकान निर्माण कैसा था? तो मकान पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे जो अत्यधिक मजबूत थे। उस समय उस जमाने में भी पक्की ईंटें होती थी क्योंकि बनाया गया था, और ईंटों का जो आकार है वो बिल्कुल बराबर होता था। ऐसा लगता था जैसे कि सारी ईंटों को एक ही जगह पर बनाया गया हो और वहाँ से सब कुछ ले जाया गया हो, वहाँ से जाके भी मकानों का निर्माण किया गया हो, इस तरह से होता था। ठीक है, तो पक्की ईंटों से मकान बनाए जाते थे। आगे लिखा है कि प्रत्येक मकान में आंगन, कुएं और जल निकासी व्यवस्था होती थी। प्रत्येक मकान में आंगन होता था, कुआं होता था, शौचालय होता था, जल निकालने के लिए व्यवस्था होती थी। ये सारी चीज़ें या फिर व्यवस्थाएं जो होती थी सभी मकानों में। अगला पॉइंट लिखा है कि घरों में बहुकक्षीय व्यवस्था देखी गई जो लोगों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक संरचना को दर्शाती है। घरों जो मकान बनाए गए उसमें कई सारे कमरे होते थे, एक आंगन होता था, एक कुआं होता था, रसोई घर होता था, शौचालय होता था, और पानी जो निकालने का व्यवस्था है, जो नाली होता था, वो नाली छोटे नालियों में जाके मिलता था और फिर वो जाके बड़े नालियों में मिलता था, और वही नाली जाके फिर आगे जाके कहीं नदी में जाके मिलता था। तो इस तरह से जो व्यवस्था था, पूरा नगरीय व्यवस्था बनाया गया था। दूसरा जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं वो है जल निकासी और स्वच्छता व्यवस्था। जल निकासी और स्वच्छता व्यवस्था, पहले हमने क्या देखा था? नगरीय नियोजन, उसकी व्यवस्था, ठीक है, वास्तुकला, ये सब देखा था। अब हम लोग देखेंगे जल निकासी और स्वच्छता व्यवस्था, जल निकासी और स्वच्छता व्यवस्था को। तो क्या लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली बहुत उन्नत थी। हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी प्रणाली था वो बहुत ही उन्नत था। बोला जा रहा है कि प्रत्येक घर में पक्की नालियाँ होती थी जो नगर की मुख्य नालियों से जुड़ी होती थी। वही बोला जा रहा है कि प्रत्येक घर में जो नालियाँ होती थी, मान लीजिए कि हमारे घर से कोई भी नाली है जो हमारे घर के कचड़े को लेके जाता है, फिर किसी बड़े नाली में जाके मिलता है, तो इस तरह से वहाँ पर भी होता था, उस जमाने में हुआ करता था। क्या लिखा है कि प्रत्येक घर में पक्की नालियाँ होती थी जो नगर की मुख्य नालियों से जुड़ी होती थी। अगला पॉइंट है कि नालियाँ ढकी होती थी और समय समय पर सफाई के लिए उनमें निरीक्षण कुएं बनाए होते थे। ठीक है, बने होते थे। नालियाँ क्या है? तो ढकी होती थी और समय समय पर उसका सफाई भी होता था, और उसके लिए क्या है? उनमें निरीक्षण कुएं भी बने होते थे। मतलब कि जैसा कि आज की नालियों में क्या होता है, एक छोटा सा गेट रखा हुआ रहता है जिसके अंदर कोई लोग जाते हैं या फिर पाइप वगैरह से उसको साफ किया जाता है। तो उस तरह का व्यवस्था उस समय भी था। ठीक है, आगे लिखा है कि जल निकासी प्रणाली को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति सचेत थे। आज जो भी साक्ष्य मिले उससे पता चलता है कि जो जल निकासी प्रणाली है उसको देखते हुए अनुमान लगा रहे हैं लोग, जो विशेषज्ञ हैं वो अनुमान लगाते हैं कि उस समय के लोग जो हैं स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति कितने सचेत थे, कितने जागरूक थे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे आर्थिक व्यवस्था को कि उस समय की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। कृषि और पशुपालन, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कृषि और पशुपालन कि उस समय जो कृषि और पशुपालन भी हुआ करता था, तो आर्थिक व्यवस्था में ये बहुत अहम भूमिका निभाते थे। तो देखते हैं क्या है। लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित थी, मतलब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था उस समय था। आगे लिखा है कि प्रमुख फसलें जैसे कि गेहूँ, जौ, सरसों, मटर और कपास थी। हड़प्पा के लोग विश्व में सबसे पहले कपास उगाने वाले हैं। मतलब कपास का जो सर्वप्रथम जिसने उगाया था वो हड़प्पा के लोगों ने ही उगाया था। हड़प्पा कपास जो है वो मुख्य उत्पादक है हड़प्पा का भी। ठीक है, हड़प्पा में ही सबसे पहले कपास का उत्पादन हुआ था। अगला पॉइंट लिखा है कि पशुपालन महत्वपूर्ण था और लोग गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, ऊँट, हाथी आदि पालते थे। पशुपालन कृषि के बाद महत्वपूर्ण उद्योग था। ठीक है, वहाँ पर बिजनेस था, व्यापार था। जो क्या करते थे लोग, तो वहाँ पर गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, ऊँट आदि पालते थे। अगला पॉइंट लिखा है कि घोड़े के अवशेष सुरकोटदा। ठीक है, क्या लिखा है कि घोड़े के अवशेष सुरकोटदा जो गुजरात में है से मिले हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि हड़प्पाई लोग घोड़े का उपयोग युद्ध या कृषि में करते थे या नहीं।
क्या बोला जा रहा है कि जो घोड़े का अवशेष है, मतलब उस समय घोड़ा था, इसका अवशेष मिला है कहाँ पर, तो सुरकोटदा में, गुजरात में। लेकिन ये अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि ये युद्ध के लिए उपयोग किया जाता था या फिर ये व्यापार के लिए या फिर किन कार्यों के लिए, ठीक है। क्योंकि युद्ध के लिए अगर युद्ध होता तो वहाँ पर हथियार भी मिलते हैं, और हथियार का कोई भी जिक्र नहीं, कोई भी साक्ष्य नहीं है। इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता उस समय सिर्फ व्यापार पर लोग ध्यान देते थे, युद्ध पर ध्यान नहीं देते, वो एक शांति प्रिय सभ्यता रही होगी। दूसरा पॉइंट है इसमें व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक और बाहरी व्यापार विकसित था। मतलब लोग जो है वहाँ पर अपने देश के भीतर व्यापार करते थे, साथ ही में अब विदेशों से भी व्यापार करते थे, जैसे कि मिस्र हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, इन सभी, या फिर जो चाइना वाले चीन सभ्यता थी उससे। तो इन सब विदेशों से भी क्या होता था, व्यापार का संबंध था। अगला पॉइंट लिखा है कि मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले सील, जिसको बोलते हैं मुद्रक या फिर मुद्रिकाएं, ठीक है, बताती है कि इनका व्यापार मेसोपोटामिया, इसको सुमेर, फारस और अफगानिस्तान से था। फारस और अफगानिस्तान से या फिर जो मेसोपोटामिया, इन सब देशों से था, ठीक है, सभ्यताओं से था। अगला पॉइंट लिखा है कि व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। जो व्यापार है वो वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब कि एक कोई चीज़ दे के दूसरा चीज़ लेना, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली। पैसे का उस समय कोई प्रचलन नहीं था, तो चीज़ों को देकर चीज़ों को लेना ये चला था, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है कि तांबा, कांसा, सोना, चांदी, गोमेद आदि धातुएं व्यापार में प्रयुक्त होती थी। कांसा, तांबा, सोना, चांदी, गोमेद आदि, सोना भी था उस समय, ठीक है, तो धातुएं व्यापार में प्रयुक्त होती थी। फिर अगला पॉइंट लिखा हुआ है तीसरा नंबर पर, उद्योग और शिल्प। उस समय उद्योग और शिल्प कैसा था उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो लिखा है कि हड़प्पा के लोग धातु कारीगरी, मनका निर्माण, वस्त्र निर्माण और मिट्टी के बर्तनों के उद्योग में निपुण थे। मतलब उस समय के जो लोग हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उनको मनका ने तीनों तांबा को मिला के जैसे कांसा बनाया गया, या फिर कोई भी और चीज़ों का जो बनाया गया, या फिर कांसों से जो बर्तन बनाए गए, या फिर जो मिट्टी से मटके बनाए गए, तो इन सब कारीगरी जो था, ये सभी जो कारीगर थे उस समय भी विकसित था। आगे लिखा है कि मनका निर्माण, वस्त्र निर्माण और मिट्टी के बर्तनों के उद्योग में निपुण थे। ये सारे लोग क्या थे, तो कारीगर थे, मनका निर्माण कर सकते थे, वस्त्र निर्माण कर सकते थे, मिट्टी से बर्तन बना सकते थे, ये सब जो कारीगरी उनको आता था। अगला पॉइंट लिखा है कि धातु कारीगरी के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में मोहनजोदड़ो की नर्तकी प्रसिद्ध है। जो धातु कारीगरी, मतलब जो धातु से बना, जो कांसे से बना हुआ जो मूर्ति मिला था, नृत्य करती मूर्ति, वो देवी की थी या फिर किसी नृत्यांगना की थी पता नहीं, पर जो डांस करती हुई मूर्ति मिली थी, नर्तकी की मूर्ति मिली थी, उससे ये पता चलता है कि उसमें धातु कारीगरी भी वो उत्कृष्ट था, ठीक है, मतलब वो धातु से भी चीज़ें बनाई जाती थी। तो ये एक उदाहरण के तौर पर पता चलता है। अगला पॉइंट लिखा है खिलौने, आभूषण, मूर्तियाँ और कपड़ों की छपाई में उच्च स्तर की कुशलता थी। उस समय जो खिलौना में छपाई, जैसे कि मैंने बताया कि मिट्टी के बर्तन में कई तरह के रंग का प्रयोग किया जाता था, कई तरह की आकृतियों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आभूषण बनाए जाते थे, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, इन सब चीज़ों से क्या है, तो आभूषण बनाए जाते थे, मनकों से, शंख से। मूर्तियों और कपड़ों की छपाई में उच्च स्तर की कुशलता उस समय थी। चौथा जो पॉइंट लिखा है वो है सामाजिक व्यवस्था। उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था उस समय कैसी थी, तो वर्ग आधारित समाज था, ठीक है। तो हड़प्पा समाज में एक सुव्यवस्थित सामाजिक वर्गीकरण था। उच्च वर्ग के लोग बड़े और सुव्यवस्थित मकानों में रहते थे, जबकि आम जनता छोटे मकानों में रहती थी। क्या बोला जा रहा है कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते थे, वो बड़े किलों में रहते थे, या फिर जो बड़े मकान होते हैं, जो सुव्यवस्थित मकान होते हैं, उनमें रहते थे। और जो छोटे व्यापारी, किसान वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग जो रहते थे, वो छोटे मकानों में रहा करते थे। अगला पॉइंट लिखा है कि पुरोहित वर्ग, व्यापारी, कारीगर और श्रमिकों के अलग अलग वर्ग थे। क्या बोला जा रहा है कि जो पुरोहित वर्ग है, व्यापारी वर्ग था, कारीगर वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, ये सभी क्या है, तो अलग अलग वर्ग होते थे उस समय। अगला पॉइंट लिखा है महिलाओं की स्थिति। उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, सामाजिक व्यवस्था जब हम लोग जानेंगे तो उस समय वर्ग कैसा था, महिलाओं की क्या स्थिति थी, सब कुछ जानेंगे। तो महिलाओं की स्थिति उस समय कैसी थी, तो महिलाओं को समाज में सम्मान प्राप्त था। उस समय जो है महिलाओं का जो है बहुत मतलब अच्छा स्थिति था, ठीक है। महिलाओं का स्थिति कब गिरा, जब हम लोग उत्तर वैदिक काल में आए, तब हम लोग उत्तर वैदिक काल को भी जानेंगे। जब ये आपका सिलेबस अभी हड़प्पा सभ्यता को हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको पढ़ना है तो ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। फिर आप जानेंगे मौर्य साम्राज्य को, फिर आप जानेंगे मगध साम्राज्य को, फिर आप जानेंगे किसको, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को। तो ये सब कुछ आपके सिलेबस में दिया है, उसी को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो महिलाओं को समाज में सम्मान प्राप्त था,
मातृसत्तात्मक समाज का संकेत मिलता है, क्योंकि मातृदेवी की मूर्तियाँ मिली है। उस समय जो सत्ता था या फिर जो समाज था वो क्या कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। आज जो है पितृसत्तात्मक है, उस समय मातृसत्तात्मक चलता था। आज तो मातृ और पितृ दोनों ही माना जाता है, क्योंकि दोनों ही मुखिया हो सकते हैं। अगला पॉइंट लिखा है कि आभूषणों और श्रृंगार की वस्तुओं की प्राप्ति से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं को सजने संवरने का शौक था। आभूषण और श्रृंगार की वस्तुओं से जो प्राप्ति हुआ, आभूषण या फिर जो श्रृंगार का चीज़ जो प्राप्त हुआ, उससे ये पता चलता है कि उस समय भी जो महिलाएं थी वो सजने संवरने के शौकीन थी, और उस समय पुरुष भी कई तरह के श्रृंगार किया करते थे। ठीक है, तो महिलाएं जो ज़्यादा शौकीन हुआ करती थी, क्योंकि उनके जो कई तरह के सामान मिले सजने संवरने के। पांचवा जो पॉइंट है वो है धार्मिक व्यवस्था। उस समय धार्मिक व्यवस्था किस तरह का होता था, तो बहुदेववाद और प्राकृतिक पूजा होती थी। मतलब कई सारे देवताओं की पूजा किया जाता था और प्रकृति का पूजा होता था। सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि हड़प्पा के लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे। कई तरह के देवी देवताओं का पूजा किया करते थे, और जो प्रकृति उसकी पूजा भी करते हैं। पेड़ पौधा, कई तरह के जो जल होते हैं उनके, नदियों का, इस तरह से कई तरह के पूजा होते हैं। क्या लिखा है कि मातृदेवी की मूर्तियाँ मिली है जो प्रजनन शक्ति की देवी मानी जाती थी। किसको माना जाता था, जो मातृदेवी जो मूर्ति मिली थी उसको प्रजनन शक्ति की देवी मानी जाती थी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है कि पशुपति महादेव की मुद्रा मिली है, जिसमें एक योगी शिव के समान आसन में बैठे हैं, जिनके चारों ओर विभिन्न पशु दर्शाए गए हैं। तो इस तरह से, तो इससे क्या है, इन सब चीज़ों को देख के अंदाजा लगाया गया कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वृक्ष, नाग, बैल, नंदी और अग्नि की पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी पूजा किया जाता था उस समय, इन सब चीज़ों का प्रमाण मिलता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है समाधान और मृत्यु पूजा। समाधान और मृत्यु पूजा, तो समाधान का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो शव का किस तरह से उसको अंतिम संस्कार किया जाता, जलाया जाता था या फिर जो दफनाया जाता था, इस सब चीज़ों को। और फिर मृत्यु पूजा कैसी होती थी उसके बारे में जानते हैं। तो लिखा है कि हड़प्पा में समाधान के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। हड़प्पा में समाधान के कई तरह के रूप होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ शवों को दफनाया जाता था, जबकि कुछ के अंतिम संस्कार के बाद उनकी राख को दफनाया जाता था। क्या है, तो कई बार लाशों को दफनाया जाता था, शवों को दफनाया जाता था, और कई बार क्या तो उसको अंतिम संस्कार करके मतलब कि उसको जला दिया जाता था, फिर उसको भी दफना दिया जाता था। तो इस तरह से कई तरह के प्रावधान थे जो मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है कब्रों के साथ खाने पीने की चीज़ें और दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी जाती थी, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे पुनर्जन्म या परलोक में विश्वास रख करते थे। उस समय ऐसी मान्यता थी कि वो पुनर्जन्म होता है। तो उसके लिए क्या है कि जब कब्र बनाए जाते थे या फिर जब उनको दफनाया जाता था, तो उनके साथ कई तरह के सामान, खाने पीने की चीज़ रखी जाती थी, क्योंकि वे लोग पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। फिर हम लोग जानते हैं लिपि और लेखन प्रणाली। लिपि और लेखन प्रणाली किस टाइप का था, कैसा था, तो हड़प्पा की लिपि अब तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी। इतना जो आप कन्फ्यूजन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता को लेकर के, कब ये ख़त्म हुआ, कब ये शुरू हुआ था, या फिर इसकी लिपि क्या है, या फिर वहाँ पर किन देवताओं का पूजा होता था, या फिर वहाँ का जो अन्नागार, स्नानागार, या फिर वहाँ पर कैसा काम होता था, कैसा लोग रहते थे। तो इन सभी कन्फ्यूजन कैसे होते हैं, ये जो कन्फ्यूजन क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लिपि मिली है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके कारण कुछ पता ही नहीं चलता है। जो कार्बन डेटिंग उसके अनुसार जो अंदाज़ा लगाया गया कि इतने वर्ष पहले ये सब हुआ होगा, वही हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वो सब पूरा मतलब कि वो फिक्स नहीं है। ठीक है, गारंटी के साथ उसको कह नहीं सकते कि ये ऐसा ही हुआ होगा या फिर यही समय में ये सब कुछ हुआ है। आगे लिखा है कि इसमें चित्रलिपि का प्रयोग किया गया था। इसमें जो चित्रलिपि का प्रयोग किया गया, क्योंकि जो उसमें जो लिपि था वो चित्रों के द्वारा बहुत सारा दर्शाया गया है। मतलब उसमें चित्र होते थे और उसी को लिपि कहा जाता है, जो मतलब उसी भाषा में उसको लिखा गया है। जब उसको पढ़ने आ जाएगा, मतलब उसको अगर पढ़ लिया जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखा है कि यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसा कि कुछ अभिलेखों में संकेत मिला है। और ये कैसे लिखा जाता था, तो दाएं से बाएं, जैसे हम लोग लिखते हैं लेफ्ट से राइट लिखते जाते हैं, लेकिन उस समय क्या होता था, तो उस समय राइट से लेफ्ट लिखते हुए आते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, इसके बारे में एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आप लोग यहाँ से कुछ समझ लीजिए, उसके बाद क्या होगा, आप अपने से भी उसको लिख सकेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का कोई मतलब प्रमाण के साथ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस तरह से इसका पतन हुआ होगा। तो प्रमाण कोई नहीं है, अंदाजा लगाया गया है कि इस तरह से पतन हुआ होगा। तो कुछ यहाँ पर लिखे गए हैं, उसको आप समझ लीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण माने जाते हैं, कई कारण माना जाता है इसके बारे में। सबसे पहला आपका प्राकृतिक आपदा। बोला जा रहा है कि भूकंप, बाढ़ या फिर जो जलवायु परिवर्तन है, इसके कारण भी इसका हड़प्पा सभ्यता का पतन हो सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकता है। ठीक है, दूसरा कारण है कि सरस्वती नदी का विलुप्त होना। जो सरस्वती नदी थी वो मुख्य नदी थी, तो कई सारे जो स्थल है वो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। जो सरस्वती नदी है
वो विलुप्त हो जाने से क्या हुआ, तो सिंचाई और जल आपूर्ति में बाधा पड़ी, जिसके कारण भी ये सभ्यता जो है विलुप्त होने का मतलब कि इस सभ्यता का पतन होने का ये कारण माना जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो आर्यों का आक्रमण। तो आर्य कब आए, जब वैदिक काल हुआ था तब आर्य आए, ठीक है। लेकिन बोला जा रहा है कि जो आर्यों का आक्रमण हुआ था उसके कारण भी ये इसका पतन हुआ था। तो आर्यों का जो सच्चा सच्चा घटना जो या फिर जो अस्तित्व आता है वो कब आता है, तो वैदिक पीरियड में, ठीक है, वैदिक सभ्यता में। हो सकता है कि उस आर्य लोग होंगे या फिर आर्यों ने आक्रमण किया होगा, तो ये भी सच हो सकता है, ठीक है। कुछ कहा नहीं जा सकता। वही लिखा है कि कुछ विद्वानों के अनुसार आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। कई विद्वान ये कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है, तो ये भी सही हो सकता है। आगे पॉइंट लिखा हुआ है चौथा नंबर पर कि व्यापार और कृषि में गिरावट। तो व्यापार में गिरावट हो सकता है, या फिर जो कृषि क्षेत्र है या फिर जो कृषि व्यापार है उसमें गिरावट हो सकता है। खाना के बिना या फिर जो अन्न या फिर जो फसल है उसके उत्पादन के बिना लोगों का जो साम्राज्य होता है या फिर जो सभ्यता होती है वो खत्म हो जाती थी। तो ये सब कुछ कारण हो सकते हैं। क्या लिखा है कि व्यापार मार्गों के अवरुद्ध होने से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई होगी। जो व्यापार मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया होगा, एक जगह से दूसरे जगह पर व्यापार नहीं हो पा रहा होगा, तो इसके कारण क्या है, तो इस सभ्यता का पतन हो सकता है। तो कई सारे कारण बताए जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप यही सब चारों पॉइंट को आप याद रख लीजिए और इसको आप अच्छे से विस्तार में लिख दीजिएगा। फिर हम लोग समझते हैं इसके निष्कर्ष को, उसके बाद ये क्वेश्चन का आपका आंसर खत्म हो जाएगा। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत और समृद्ध नगरीय सभ्यता थी। इसकी नगर योजना, जल निकासी प्रणाली, आर्थिक गतिविधियां और सामाजिक संरचना अत्यधिक विकसित थी। व्यापार, शिल्पकला और धार्मिक परंपराओं का व्यापक प्रभाव पड़ा। हालांकि प्राकृतिक और मानवीय कारणों से यह सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त हो गई, लेकिन इसकी उपलब्धियां भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए अमूल्य धरोहर हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको निष्कर्ष में लिख देना है। दोस्तों यहाँ पर आप जो भी देखें वो सारा क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषता था, जैसे कि कई तरह के स्थल खोजे गए, उन स्थलों में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था कैसा था, आर्थिक व्यवस्था कैसा था, धार्मिक व्यवस्था कैसा था, वहाँ पर लोग किस तरह से रहते थे, ठीक है। तो कई सारी विशेषताएं थी जिसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डील किया गया था। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो पर आए तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।